सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे सहायक वाचन में पाठ 2। पाठ का नाम है सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और शरीर के कौन कौन से अंगों के लिए उपयोगी किस तरह है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं मतलब जब हम योगा करते हैं, प्राचार्य जी करवाते थे ना सभा कक्ष में योगा, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्राणायाम योगा वगैरह। तो जो सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं होती हैं वह शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि मनुष्य रोज कुछ थोड़ा बहुत योगाभ्यास करे तो वह हमेशा उसका शरीर स्वस्थ रहता है और इसके अभ्यास से हमारा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे विभिन्न बीमारियां यदि हैं भी तो वो भी दूर हो जाती हैं और रोग मुक्त हो जाती हैं। तो इसमें हम श्वास को, जब हम सांस को भीतर खींचते हैं तो उसे हम पूरक कहते हैं और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। तो यौगिक क्रियाओं में सांस को भीतर खींचना पूरक कहलाता है और बाहर निकलना क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। जैसे सांस ली, ये होगा पूरक, ऐसे करके छोड़ा तो ये हो गया रेचक। अब इन क्रियाओं का शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मस्तिष्क के लिए। ये जो यौगिक क्रियाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग के लिए किस प्रकार लाभदायक होती हैं और इन्हें किस प्रकार करना चाहिए, इसमें पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के लिए कैसे उपयोगी होती हैं। तो मस्तिष्क से प्रारंभ होने वाली यह प्रथम क्रिया होती है ना। पैरों से ऊपर शरीर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मस्तक, शरीर, हमारा दिमाग। तो यह प्रथम क्रिया होती है मस्तक के लिए। इसमें क्या करते हैं, पैर के पंजे मिलाकर खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाकर खड़े होते हैं और जो हमारी दृष्टि होती है वो कैसी होती है, सीधे सामने देखते हैं और हाथ हिलते डुलते बिल्कुल नहीं, एक टक सीधे देखते हैं। और जो हमारे हाथ होते हैं वो हमारे जंघों से यानी जांघों से सटे हुए होते हैं। तो इसमें पहला है कि कैसे करेंगे कि चित्त को मस्तक पर केंद्रित करेंगे। जो हमारा मन है उसको हम अपने माथे पर ऐसे मन ही मन केंद्रित, एक जगह पे केंद्रित करेंगे और क्या करेंगे, 10 बार जोर जोर से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। दूसरा, ललाट, जो हमारा माथा होता है और कनपट्टी और मस्तिष्क के स्नायुओं को पूरक मतलब सांस लेकर और छोड़कर खिंचाव देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो स्नायु होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। अब इससे हमें क्या क्या लाभ हैं, तो पहला, इसमें इस क्रिया को करने से मस्तिष्क के स्नायु, जो मस्तिष्क की नसें होती हैं वह सक्रिय होती हैं और प्राणमय बनती हैं। दूसरी, मेधा शक्ति यानी बौद्धिक शक्ति जो हमारी होती है, सोचने विचारने की शक्ति होती है, वो बढ़ती है। तीसरा, इससे मस्तिष्क के विभिन्न दोष, जो हमारे मस्तिष्क में, सिर में यदि सिर से संबंधित कोई बीमारी है तो वो दूर होती है। हमारी याददाश्त बढ़ती है और मस्तिष्क की जो शक्ति होती है उसका, याददाश्त का विकास होता है और मस्तिष्क की शक्ति का विकास होता है। फिर दूसरा है आँखों के लिए। अब आँखों के लिए यौगिक क्रियाएं किस प्रकार सहायक होती है, तो आँखों की इस क्रिया में गर्दन, हाँ, अब आँखों के लिए क्या करते हैं, गर्दन को बिल्कुल सीधी रखते हैं और जो हमारी दृष्टि, आँखें होती बिल्कुल स्थिर एक जगह रहती हैं। क्रिया के समय गर्दन को किसी भी प्रकार की गति, जब हम ये क्रिया करते हैं तो उस समय हमारी जो गति, जो गर्दन को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। और आँखों की इन क्रियाओं को हम 7 भागों में 7 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, पूरक यानी सांस लेते हुए आँखों को, गोलकों को ललाट की ओर ले जाते हैं, दोनों आँख के जो गोले होते हैं वो माथे पर, दोनों आँखों के गोलों को ऐसे माथे पर एकत्रित करना, ऐसे मिलाना। फिर रेचक यानी सांस को छोड़ते हुए उनको पुनः पहले जैसे थे वैसे ही कर देना। फिर पूरक यानी सांस लेते हुए आँखों को गोलाकार दाईं ओर ले जाना
और फिर सांस को छोड़ते हुए बाएं ओर ले जाना। जितना पीछे की ओर देख सके उतना पीछे देखना। और इस आवृत्ति को इस प्रकार हम 5 बार करेंगे। आँखों को पहले ललाट पर केंद्रित करेंगे, फिर बाएं ओर ले जाएंगे, फिर दाएं ओर ले जाएंगे, फिर अपनी पुनः। इसको हम 5 बार करेंगे। फिर तीसरे तरीके से पूरक ने सांस लेते हुए दोनों गोलकों यानी दोनों आँखों के दोनों गोलों को दाहिने ओर ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए गोलों को बाएं कोण की ओर ले जाएंगे। फिर यह इस प्रकार हम कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे। फिर है चौथा कैसे कर सकते हैं कि जो सांस लेते हुए दोनों गोलकों यानी आँख के दोनों गोलों को बाएं कोण के ऊपर ले जाएंगे, जैसे हमने तीसरा किया था उसके ये विपरीत करेंगे। 5वां है कि पूरक सांस लेते हुए कुंभक करेंगे, आँखों के गोलकों को गोलाकार दाएं और गोल गोल घुमाएंगे। ये आवृत्ति 5 बार करेंगे। फिर इसी तरह हम बाएं को 5 बार बाएं तरफ घुमाएंगे, 5 बार दाएं तरफ घुमाएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए कुंभक करेंगे और आँखों को तेजी से फिर हम जो आँखें की पलकें वो तेजी से झपकाएंगे सांस लेते हुए छोड़ते हुए और फिर लेते हुए पुनः ऐसे ही करेंगे। इसको भी हम 5 बार करेंगे। फिर 7वां है कि दोनों हथेलियों को आपस में जोर से घर्षण करेंगे और सांस लेते हुए क्या करेंगे? हथेलियों को आँखों पर रखते हुए उसकी मालिश करेंगे। फिर जो हथेलियां हैं वो संपुट बनाकर आँखों खुली और कंधे में तेजी से झपकाएंगे। फिर से अपनी आँखों को झपकाएंगे और फिर उंगलियों से धीरे धीरे आँखों को क्या करेंगे? खोलेंगे और झपकाएंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे फिर अपनी आँखों को खोलेंगे। इस प्रकार की आँखों के लिए क्रियाएं। अब इस क्रियाओं को करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है आँखों से संबंधित? तो आँखों को तेज धूप और हवा से बचाना चाहिए। धूल और धुएं से आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए। चलते हुए नहीं, कभी चलते चलते नहीं पढ़ना चाहिए, लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। और चलते हुए वाहन, जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हों तो उस समय पे पढ़ाई नहीं करना चाहिए। फिर इस क्रिया को करने से आँखों पे क्या क्या लाभ होता है? तो आँखों के रोग दूर होते हैं, आँखों की रोशनी बनी रहती है, आँखें खराब नहीं होती है। चश्मे का नंबर, यदि हमें चश्मा लगा है तो नंबर बढ़ता नहीं है, और यदि हम चश्मा नहीं लगा है तो यदि हम ये आँखें क्रियाएं करते रहेंगे तो हमें कभी भी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है अगली क्रिया कान के लिए, मतलब धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं ना। अब कैसे करने? कानों के लिए क्या करना चाहिए? तो अपनी जो तर्जनी है मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली को कान में दाएं और बाएं घुमाना चाहिए धीरे धीरे। फिर कानों के बाहरी भाग एवं चारों तरफ से उंगलियों से मालिश करना चाहिए। फिर ऊपर नीचे कानों को खींचना चाहिए। हथेलियों से दोनों कानों को दबाकर अंतर्ध्वनि सुने, जैसे दोनों हथेलियों से ऐसा करना चाहिए। श्वास प्रश्वास सामान्य, और हमारे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। फिर कान संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधि, आपको पता है कान से ही हमें सब कुछ सुनाई पड़ता है, इसलिए वो प्रतिनिधि करता है। फिर है अब इस क्रिया को कान से क्या क्या लाभ होते हैं? तो कानों के रोग ठीक हो जाते हैं ऐसा करने से। दूसरा, सुनने की शक्ति का विकास होता है। फिर आलस्य दूर होता, आलस हमें नहीं आता है। उसके बाद है मुंह एवं स्वर यंत्र के लिए क्रियाएं। अब हमारे मुंह के लिए और गले के लिए, तो इसको कैसे करनी चाहिए? मुंह में श्वास को भरें और गाल को हवा से फुलाएं। मुंह में सांस भर के गालों को फुलाना चाहिए और यह क्रिया 3 बार करना चाहिए। फिर हाथों से ललाट यानी हाथ, जो अपने हाथ है उससे अपना माथा, नाक, ओंठ और ठुड्डी की मालिश करना चाहिए। दोनों तरफ से दांतों और जबड़ों को परस्पर सटाकर दबाकर रखना चाहिए। आ की ध्वनि करना चाहिए और फिर विश्राम करना चाहिए। इससे हमें क्या लाभ होती है? कपोलों पर झुर्रियाँ नहीं उभरती हैं, और दांतों की बीमारियां दूर होती हैं। आवाज़ हमारी साफ सुंदर होती है, स्वर यंत्र स्वस्थ होता है। उसके बाद अगली क्रिया है बच्चों गर्दन के लिए। तो क्या करना चाहिए? हथेलियों को रगड़कर हथेलियों को ऊष्मा यानी गर्म करना चाहिए और गर्दन की हाथों से मालिश करनी चाहिए। श्वास को भरें, सांस लें, सिर को पीछे की ओर ले जाएं, आकाश की ओर देखें। फिर श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने से लगाएं।
फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे। फिर सांस पूरक यानी लेंगे, श्वास छोड़ते हुए रेचक मतलब रेचक यानी श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाएं कंधे की तरफ मोड़ेंगे और हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं वो पीछे की ओर ले जाएं जितना ले जा सकते हैं, और फिर से सांस को लें। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को बाएं कंधे की ओर मोड़ें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। फिर गर्दन को दाएं बाएं दोनों ओर से गोल गोल घुमाएं। अब दाहिने कंधे की ओर ठुड्डी का स्पर्श करते हुए पीठ की ओर गर्दन को ले जाएं। फिर बाएं कान से बाएं कंधे से छूते हुए ठुड्डी को कंठकूप यानी जो गर्दन के बीच में जो गड्ढा सा होता है ना, उसमें लगाएं ठुड्डी को, ठोंटी को। इस क्रिया को बाएं ओर से भी करें और दाएं ओर से, इसको 3 बार करेंगे। फिर सांस को भरते हुए सिर और गर्दन को दाहिनी ओर से झुकाएंगे, कंधे को स्पर्श करेंगे, सिर को सीधा करेंगे और सांस को छोड़ देंगे। फिर सांस को लेते हुए बाएं और सिर को झुकाएंगे, कान कंधे को स्पर्श करेंगे, सिर और गर्दन को सीधा करके सांस को छोड़ेंगे। यह आवृत्ति हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। अब इससे हमें क्या लाभ होता है? तो इससे गर्दन का दर्द दूर हो जाता है, आँखों और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती, आँखों की रोशनी बढ़ती है और हमारा दिमाग बढ़ता है। इसके बाद स्कंध के लिए, स्कंध यानी कंधों के लिए किस प्रकार करेंगे? तो मुट्ठी बंद करें और सांस को लेते हुए कंधों को ऊपर उठाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए कंधों को नीचे ले जाएं। हाथ सीधे रखें। यह क्रिया कितनी बार करनी है? 9 बार। फिर हाथों को मोड़कर उंगलियों को कंधे पर रखें और पूरक यानी सांस को लें। 3 बार हाथों को आगे पीछे की ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सांस को छोड़ते हुए 3 बार हाथों को पीछे से आगे की ओर घुमाएं। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? तो कंधों की शक्ति बढ़ती है और जोड़ों का दर्द दूर होता है। इसके बाद और नीचे आएंगे हाथ की तरफ। तो हाथों के लिए क्या क्रियाएं हैं? तो हाथों को सामने की ओर सीधा फैलाएंगे। फिर सांस को लेते हुए छोटी उंगली से एक उंगली की सकृत एक उंगली को ऐसे मोड़ेंगे, खोलेंगे, ऐसे पंजा ऐसे करेंगे, फिर ऐसे खोलेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए फिर से सांस लेंगे। हथेली एवं कलाई के भाग को 5 बार ऊपर ऐसे 5 बार करेंगे ऊपर और 5 बार नीचे करेंगे। फिर 5 बार कोहनियों को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे कोहनी से। फिर अंत में श्वास भरते हुए पूरे हाथ को सीधा करके गति से दाएं लाएं और श्वास को छोड़ते हुए बाएं घुमाएं। प्रत्येक क्रिया को 5-5 बार करनी है। इससे क्या लाभ होगा? इससे हाथों की उंगलियों की शक्ति बढ़ती है, कलाई के जोड़ सक्रिय बनते हैं, कोहनियों के जोड़ सक्रिय बनते हैं, कंधों के जोड़ सक्रिय होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे सीने और फेफड़ों के लिए। तो क्या करेंगे सीने और फेफड़ों के लिए? फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए हाथों को सामने फैलाएंगे, हथेलियां परस्पर मिली हुई रहें। अब श्वास को भरेंगे, हाथों को शेर के पंजे की तरह सामने की ओर झटके के साथ सांस को छोड़ते हुए फैलाएंगे। फिर हाथों को पूरक यानी सांस को लेते हुए सीने की तरफ से ऐसे लाएं जैसे कि पूरी ताकत से कोई रस्सी हम खींच रहे हों। फिर हाथों को सीने से कंधे तक फैलाएं। यह क्रिया 3 बार करना है। इससे क्या लाभ होता है? तो इससे क्या होता है कि सीने और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वास दीर्घ होती है, मतलब हम श्वास लंबी लेते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर हम सीने तक यानी फेफड़ों के लिए तक ये क्रियाएं स्वस्थ बनाने के लिए कैसे करते हैं ये बताया। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे पेट के लिए यौगिक क्रियाएं। तो इसमें इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पेट तक के भाग को 30 डिग्री आगे की तरफ झुकाएंगे। फिर सांस को छोड़ेंगे और पेट को अंदर ले जाएंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। कुंभक की स्थिति में पेट को पीठ की ओर चिपकाने की कोशिश करेंगे और
पेट को फिर अंदर बाहर तेजी से करें, जैसे रामदेव महाराज जी करते हैं। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करेंगे और एक बार में 15 से 30 बार हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। इसके बाद इससे क्या लाभ होता है, तो इस क्रिया को करने से पेट में गैस नहीं बनती है, दूसरा पाचन क्रिया हमारी मजबूत होती है, और तीसरा प्राण शक्ति का विकास होता है। इसके बाद है कमर के लिए योगा। इसको करने के लिए सबसे पहले सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पेट को आगे की ओर तथा कंधों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस को छोड़ते, रेचक यानी सांस छोड़ना, सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, ललाट यानी माथे से घुटनों को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर के पंजों को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। फिर सांस को भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे एवं पीछे की ओर झुकेंगे, फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। यह क्रिया कम से कम 3 बार करेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए कटी भाग को बाएं ओर झुकाएंगे, बायां हाथ बाएं घुटने की तरफ नीचे लेकर जाएंगे और दायां हाथ को सिर पर से होते हुए बाईं ओर ले जाएंगे। क्रिया को दाईं ओर झुककर भी करें। इस तरह इसको 3 बार करेंगे। अब इस क्रिया को करने से क्या लाभ होता है, तो कमर के जो रोग होते हैं, कमर से संबंधित हमारे जितनी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मेरुदंड यानी कमर की जो हड्डी है, पीछे रीढ़ की जो हड्डी, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, वो लचीली हो जाती है और पेट के विकार, पेट से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद और नीचे आएंगे पैरों के लिए क्या क्रियाएं हैं, तो सांस को लेते हुए पैरों के पंजों पर खड़े हो जाएंगे, पैरों के पंजे पर हम सीधे अपने शरीर को खड़ा कर देंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए एड़ी को जमीन पर रखेंगे, मतलब फिर अपनी स्थिति में आ जाएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए एड़ी पर खड़े हो जाएंगे और पंजे जमीन के ऊपर रखेंगे। रेचक यानी सांस को छोड़ते हुए पंजों को भूमि पर रखेंगे। प्रत्येक क्रिया को कम से कम 5 बार करेंगे। इससे हमको क्या लाभ होंगे, तो एड़ी का दर्द इससे दूर हो जाता है, एड़ी हमारी मजबूत हो जाती है। फिर दूसरा, पंजे से संबंधित हमारे पैर से पंजे जैसे दर्द या कई रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब घुटने एवं पंजों के लिए, घुटने और पंजों के लिए क्रिया, तो इसके लिए क्या करेंगे, दाएं घुटने को मोड़कर एड़ी से नितंब को मिलाएं। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करें। ऐसा ही बाएं घुटने को मोड़कर करेंगे। घुटनों को संकुचित यानी सिकोड़ेंगे और फैलाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करेंगे। कमर पर हाथ रखकर दोनों पैरों के बीच 1 फुट का अंतर रखेंगे। फिर दोनों पंजों को मिलाकर खड़े रहेंगे। दाहिने पैर एवं पिंडली को सीधा रखेंगे, अंगूठे की ओर खिंचाव देंगे, पंजे को भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठाकर फिर नीचे की ओर मोड़ेंगे। ऐसा ही दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर को एक एक करके पैर की उंगलियों को सक्रिय करेंगे। फिर दाएं और बाएं ओर, बाएं से बाएं मतलब दाहिने से बाएं ओर और बाएं से दाएं पैर को गोलाकार घुमाएंगे। ऐसा ही दूसरे पैर से भी करेंगे। इसे कम से कम 3 बार करेंगे। फिर इससे हमको क्या लाभ होगा, इससे घुटने, पिंडली, पंजे तथा उंगलियों का दर्द दूर होता है और घुटने एवं पंजों की शक्ति बढ़ती है, मजबूत होते हैं और ब्लड जो खून का संचार उसमें अच्छे से होता है और घुटने से संबंधित हमें जितनी भी परेशानियां होती हैं वो हमारी दूर हो जाती। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि जो यौगिक क्रियाएं करने से, योगा करने से हमारे शरीर को मतलब सिर से लेके पूरे पंजों तक कितने लाभ होता है और हमारा शरीर, यदि हम निरंतर थोड़ी देर भी योगा करें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, इस प्रकार
आज हमारा सहायक वाचन में ये पाठ खंड 2 का दूसरा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको भेजूंगी, वह उसे आप सहायक वाचन में उतार लीजिए। धन्यवाद।